गया शहर के राजेंद्र आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह रिसर्च कमेटी के सदस्य प्रोफेसर सुबोध मेहता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता तेजस्वी यादव इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दों के साथ उतरे हैं। चाहे वह गरीबी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का, 2024 का ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों के शासन में कोई भी वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया है। किसान बेहाल हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, विपक्ष को ईडी सीबीआई से डराने का काम किया जा रहा है। ईश्वर जनता झांसी में नहीं आएगी, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इधर प्रदेश महासचिव वीरेंद्र गोप ने कहा कि इस बार देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं युवा राजद के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि तेजस्वी यादव हर वर्ग हर समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। गया से एनडीए के विधायक और सांसद दशकों से हैं, पर विकास का कार्य क्या हुआ? इस मौके पर राजद के प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा, जिलाध्यक्ष सुभाष यादव, अजय दांगी सहित अन्य राजद नेता उपस्थित रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी आम चुनाव 2024 जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव होने चाहिए थे, अगर ये कहना गलत नहीं होगा, सांस्कृतिक वर्चस्ववाद के तले मुद्दों का अपहरण अगर किसी ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। चाहे वो मुद्दा पढ़ाई का हो, दवाई का हो, कमाई का हो, सिंचाई का हो, सुनवाई का हो, इन सभी मुद्दों पे नरेंद्र मोदी जी एकदम अपहरण कर रखा है, संस्थाओं को दुरुपयोग कर और इनफैक्ट जो चौथा स्तंभ मीडिया है उसको भी अपने झांसे में लेकर इन मुद्दों का चौक चौराहे पे कोई बात नहीं हो रहा है। ये शायद पहला ऐसा आम चुनाव होगा इस देश का जहाँ पे मुद्दे के ऊपर डिबेट नहीं है, डिबेट किसी और दिशा में जा रही है। हमारा कर्तव्य बनता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संविधान हमारे सामने है, संविधान के मूल्यों के ऊपर जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की जो बात हमारे संविधान के निर्माताओं ने किया था, इन्हीं मूल्यों के ऊपर हम लोग इलेक्शन आज भी लड़ रहे हैं और सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों में जितने भी वादा उन्होंने किया था वो वादा जो है आज कहीं धरातल पे दिखता नहीं है। चाहे वो वादा 2 करोड़ रोजगार का हो। भारत एक युवा प्रधान देश है और युवा प्रधान देश में सबसे युवा अगर प्रदेश कोई है तो बिहार है। हम सब जानते हैं जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पे है और 2 करोड़ का बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रोजगार दिए होते तो लगभग जो है 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार आज हो गया होता। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के ही मंत्री नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में बोला कि सिर्फ हम लोग 7 लाख ही रोजगार दे पाए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश की जनसंख्या 35 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो 65% हैं, उसका क्या बेहाल और हाल हो रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए, उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का इनकम डबल कर देंगे, एमएसपी को डबल कर देंगे। आप सब जानते हैं कि एमएसपी प्रॉफिट नहीं है, एमएसपी एक लागत है किसान का। लागत को भी डबल नहीं कर पाए माननीय प्रधानमंत्री जी। किसान का हाल बेहाल है और बिहार में तो एकदम हालत खराब इसलिए भी है क्योंकि यहाँ मंडियाँ बंद हो गई है। यहाँ चावल और गेहूं का जो बिक्री होता है वो जो है आपको पंजाब से और हरियाणा से लोग आते हैं और उस मंडी से उठा के यहाँ से ले जाते हैं, अपने मंडी में बेचते हैं। तो हमारा किसान का हाल बेहाल है। किसान का जो इक्विपमेंट होता है खेती करने का 28% जीएसटी लगाते हैं उस पर। 28% जीएसटी आप लगाइए, ना ही प्रॉफिट दे रहे हैं। किसानियत यहाँ खत्म हो गई, यहाँ रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं किया। हम सब जानते हैं कि लगभग 30 लाख रोजगार तो केंद्रीय डिपार्टमेंट में दिल्ली में ही अभी खाली है। उस 30 लाख को भी अगर भर दिया होता तो कुछ काम होता। ये सिर्फ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। जब मणिपुर का जब हो रहा था, जिस तरीके से चीरहरण हो रहा था मणिपुर में, माननीय प्रधानमंत्री जी मौन धारण थे। इसी प्रकार से कोरोना के समय भी माननीय प्रधानमंत्री जो है नींद की गोली लगा के सो रहे थे और पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। हम सब जानते हैं अगर वो वैक्सीन का पहले से दे दिया होता
कॉन्ट्रैक्ट बाहर के देशों को, तो आज वैक्सीन आता बहुतों की जान बच जाती। आप तो जानते ही हैं कि जिनको इन्होंने दिया वैक्सीन बनाने के लिए, उसी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 5,000 करोड़ चंदा ले लिया। आप जानते ही हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ऐसे ऐसे कंपनियों ने चंदा दिया है जो कि सेल कंपनियां हैं, जिनकी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऑन पेपर पे है, और चंदा ले लिया इन्होंने। कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिसका टर्नओवर 100 करोड़ भी नहीं है, वो 1,000 करोड़ का चंदा देता है और प्रधानमंत्री उसको 5,000 करोड़ का काम देते हैं। तो चंदा और धंधा की जो राजनीति है नरेंद्र मोदी जी की, ये अगर हम लोगों की सरकार आएगी तो चंदा और धंधा के गले में फंदा जरूर लगेगा, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। साथियों, आप जानते हैं जिस प्रकार से अपोजिशन पार्टी के जो लीडरान जितने भी है, उसको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के तहत जो है नोटिस के ऊपर नोटिस और जेल में बंद कर रखा है। 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि चुनाव के समर में ही जेल में बंद कर रखा है उनको। तो चुनाव जो है इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है। इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी में 2 बात तो हो रही है, लेकिन जो कंटेस्टिंग पार्टी है, कैंडिडेट है, वो अनइवन है। ये कोई कंटेस्ट ही नहीं है। एक तरफ अपोजिशन पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस देकर, अकाउंट को फ्रीज कर ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, संस्थाओं को दुरुपयोग करने के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक तरफा गेम है ये। लेकिन भारत का जो तासीर है, भारत की जो जनमानस है, भारत की जो मासूम जनता है, इस तासीर को जानती है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जो भी विखंडन और उसको तोड़ने की साजिश रचेगा, इस साजिश को जो है उसको गहरा चोट करेगा। और जो अभी चुनाव होने वाला है गया में 19 तारीख को, ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। क्योंकि ये चुनाव ऐतिहासिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ बहुजनवादी नीति है, दूसरी तरफ जो है इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है। इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी में 2 बात तो हो रही है, लेकिन जो कंटेस्टिंग पार्टी है, कैंडिडेट है, वो अनइवन है। ये कोई कंटेस्ट ही नहीं है। एक तरफ अपोजिशन पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस देकर, अकाउंट को फ्रीज कर ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, संस्थाओं को दुरुपयोग करने के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक तरफा गेम है ये। लेकिन भारत का जो तासीर है, भारत की जो जनमानस है, भारत की जो मासूम जनता है, इस तासीर को जानती है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जो भी विखंडन और उसको तोड़ने की साजिश रचेगा, इस साजिश को जो है उसको गहरा चोट करेगा। और जो अभी चुनाव होने वाला है गया में 19 तारीख को, ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। क्योंकि ये चुनाव ऐतिहासिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ बहुजनवादी नीति है, दूसरी तरफ जो है वर्चस्ववादी नीति है। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के कॉन्सेप्ट देने वाले बहुजनवादी जितने भी हुए हैं हमारे बिहार में, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, उपेंद्रनाथ वर्मा हो, शास्त्री जी का ये जमीन है। इस क्रांतिकारी जमीन में, मगध की जमीन में, अगर यहाँ पे अगर कोई चाहे कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को जो है तोड़ मरोड़ कर, संस्थाओं को दुरुपयोग कर हम अपना दिल्ली में अपना गद्दी बना लेंगे, तो ये अब जनता समझ गई है और ये जनता इसको मुंह तोड़ जवाब देगी। जो यहाँ के हमारे जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं सर्वजीत भाई, आप सब जानते हैं कि कितने कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हमारे कैंडिडेट हैं और उनके साथ साथ लगातार आप लोगों के बीच में रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो नीति और नीयत रही है वो जनता से कोसों दूर होती चली जा रही है। जनता और सरकार के बीच में खाई पट गई है। ये इलेक्शन होता है, इस खाई को पाटने का माध्यम हम लोग करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के मुंहतोड़ जवाब देंगे हम लोग। जो खाई पट गई है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, अगर हम लोग आते हैं तो इसको मजबूती से फिर से बहाल करेंगे। आप जानते हैं 75 साल के जो मुख्य प्रधानमंत्री होने वाले हैं, 75 साल के प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन 22 साल का जो बच्चा है, किसानों का बच्चा है, गरीबों का बच्चा है, वो अग्निवीर योजना के माध्यम से उसको रिटायर किया जाता है। वो रिटायर हो जाए 22 साल में और आप जो है प्रधानमंत्री बन जाए। तो हमारी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हम आप सब जानते हैं कि अग्निवीर जो योजना है उसको ख़त्म किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना की ये बात करते हैं। उज्ज्वला योजना में लगभग 7 करोड़ लाभार्थी हैं और अभी का जो डाटा आया है कि उज्ज्वला योजना में 5 करोड़ लाभार्थियों ने एक साल में एक सिलेंडर भी नहीं ये लोग फिल करवा पाए। ठीक इसी प्रकार से देखिए, जो निजीकरण पूरे भारत में इन्होंने निजीकरण कर दिया है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को एकदम तार-तार कर दिया है और डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाहे वो गेल हो, बेल हो, सेल हो, पानी का जहाज हो, हवाई जहाज हो, सड़क हो, हवाई अड्डा हो, हर जगह पे ये बेचने का काम किया है इन्होंने। यहाँ तक कि जो नेहरू ने LIC बनाया था 5000 करोड़ का, वो LIC जो है लगभग 10% 1 लाख करोड़ का उसका भी डिसइन्वेस्ट कर दिया, जो गरीबों का वहाँ पे रहता था।
तो ये सरकार चंदे और धंधे की सरकार है। ये सरकार संस्थाओं को जो है दुरुपयोग करने वाली सरकार है। ये सरकार जो है जो PSUs जो देश का धरोहर है, रिसोर्सेज है, उसको बेचने का काम कर रही है। तो ये सरकार कॉरपोरेट घराने की सरकार है। आप सब जानते हैं जो पंखा चल रहा है, बिहार ऐसा प्रदेश है सबसे ज़्यादा बिजली अगर कहीं बेचा जाता है तो बिहार में बेचा जाता है। ये बिहार में बिजली इसलिए भी ज़्यादा बेचा जाता है क्योंकि जो कोयला है, कोयला इंडोनेशिया से आ रहा है और ये जो कंपनी कोयला इंडोनेशिया से बेच रही है वो अडानी की कंपनी है। अडानी की कंपनी से भारत में सबसे महंगा कोयला अगर खरीद रहा है भारत सरकार, पूरे साउथ एशिया में तो भारत सरकार खरीद रहा है। और महंगा कोयला खरीदने के बाद महंगा हम लोग को बिजली दिया जा रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं एक राष्ट्र एक इलेक्शन, हम लोग कहते हैं एक राष्ट्र एक बिजली का दर क्यों नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में बिहार को छलावा दिया है। इन्होंने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, इन्होंने स्पेशल अटेंशन की बात कही वो नहीं दिया, इन्होंने स्पेशल पैकेज नहीं दिया, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी नहीं दिया पिछले 10 सालों में, इन्होंने कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला पिछले 10 सालों में। साथियों, इनका जो है जो मेरिट की ये बात करते हैं, इनमें कोई मेरिट नहीं है। और ये जो है गारंटी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी तो 7 फेरे का भी गारंटी नहीं दे पाए अपने पत्नी को। तो ये किस तरीके का गारंटी ये कहते हैं? ना ही रोजगार का गारंटी दे पाए, ना ही ये 15 लाख का गारंटी दे पाए, ना MSP का गारंटी दे पाए, या यहाँ पे ना बिहार का जो वादा था